हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इस एमसीक्यू सीरीज का 16वां भाग है। इससे पहले लगातार मैं 15 वीडियो ला चुका हूं और जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लगातार 10,000 क्वेश्चंस की ये एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें कि मैं लगातार 25-25 क्वेश्चंस करके ये हर वीडियो में आपके सामने मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके लेकर आ रहा हूँ, जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, जेल प्रहरी, पटवारी, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अचूक रामबाण ये आपके लिए साबित होने वाली है। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें और लगातार इस सीरीज के साथ में जुड़े रहें, क्योंकि लगातार रोज डेली एक वीडियो में लेके आ रहा हूँ। हर रोज एक वीडियो आपके सामने आ रहा है, जिसमें कि 25 इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जो कि हर टॉपिक पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस के साथ में मैं आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस प्रस्तुत करता हूं। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और वीडियो अगर पसंद आता है आपको तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ में वीडियो को शेयर करें। और लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट, जिसमें कि ये लोगो लगा हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। सब्सक्राइब बटन दबाने के साथ साथ आपको ऑल वाला जो रेडियो बटन है उसको क्लिक करना है, उसको सेट करना है। देन यू हैव टू सब्सक्राइब स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल, तो जिससे कि आपको जितने भी वीडियोज में बनाऊंगा उनके सभी के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार आप मध्य प्रदेश जीके की सीरीज के साथ में जुड़े रहेंगे। तो शुरू करता हूं ये 16वां पार्ट, जिसमें कि अगले 25 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। मध्य प्रदेश को कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9, 7, 13 या फिर 11? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है डी, 11। मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है और इसमें से के 2 भाग जो हैं वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है ना। टोटल मध्य प्रदेश को अगर एक्चुअल देखा जाए, बंटवारे से पहले छत्तीसगढ़ का जब अलग से एक राज्य नहीं बना था, उस समय मध्य प्रदेश टोटल 11 जलवायु क्षेत्रों में बटा था, अगर इसको सही से समझा जाए। और अभी मध्य प्रदेश एग्जैक्ट 9 भागों में बटा हुआ है। ठीक है ना। तो वो 11 कौन कौन से हैं, आइए मैं आपको यहाँ पर पूरा लिख कर बताता हूँ, जिससे कि आपको वो याद हो जाए। ठीक है ना। पहला भाग जो है वो है छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है ना। शुरुआत करते हैं अपन छत्तीसगढ़ से ही। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, जो कि अभी छत्तीसगढ़ में शामिल है। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ जो राज्य बना है उसमें शामिल है। साथ ही साथ में दूसरा जो है वो भी छत्तीसगढ़ का उत्तरी मैदान 2 हो गए। तीसरा जो है वो है कैमूर का पठार और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है ना। इसको लिखेंगे तो काफी समय लगेगा। चौथा है मध्य नर्मदा घाटी। पांचवा है विंध्य पर्वत क्षेत्र। छठवा है गिर क्षेत्र और सातवां बुंदेलखंड का क्षेत्र। आठवां सतपुड़ा का पठार, नौवां मालवा का पठार, 10वां निमाड़ का मैदान, जो निमाड़ क्षेत्र आता है जिसमें कि खरगोन, बड़वानी और खंडवा आता है, वो निमाड़ का क्षेत्र कहलाता है। और 11वां जो है वह है झाबुआ की पहाड़ी क्षेत्र। तो इस तरीके से 11 भागों में कृषि जलवायु क्षेत्रों को बांटा गया है, जिसमें कि 9 जो हैं वो एमपी के हैं और जो 2 हैं वो सीजी में आते हैं, छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको। वैसे अगर इसका एक्चुअल आंसर देखा जाए तो एक्चुअल आंसर इसका ए है, लेकिन टोटल मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी दे रहा हूं, इसलिए मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ था तब ये 11 भागों में था और अभी ये 9 भागों में है। ठीक है ना। दिस इज द ये भी इसका करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन बने मध्य प्रदेश अकेले के हिसाब से तो ये कृषि भाग 9 बनते हैं और छत्तीसगढ़ के साथ में ये 11 भाग हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र भी इसमें आता है और छत्तीसगढ़ का उत्तर मैदानी क्षेत्र भी आता है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों को मिलाकर ये 11 भागों में है और मध्य प्रदेश अकेला 9 भागों में ये कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? वो कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान आता है? तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इसके बारे में बताया। तो ऑप्शंस, क्वेश्चन अलग है और ऑप्शंस में आंसर आपको मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है? बालाघाट, ग्वालियर, गुना या फिर गंज-बासौदा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गंज-बासौदा। गंज-बासौदा जो कि विदिशा जिले के अंतर्गत आता है। विदिशा जिले की ये तहसील है। वहां पर सबसे अधिक तापमान अंकित किया गया था। कब किया गया था? 1998 में 48.99 डिग्री सेल्सियस ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान विदिशा जिले की गंज-बासौदा तहसील में अंकित किया गया था।
अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? रिपीट हो रहा है ये, 4, 3, 2, 1। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आप बता पाएंगे। तो इसका आंसर है 3। मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन सी? सबसे पहली वर्षा ऋतु, वर्षा के बाद में शीत ऋतु और शीत के बाद में ग्रीष्म ऋतु। तो ये 3 प्रकार की ऋतुएं मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है? अति तापीय, मध्य तापीय, सूक्ष्म तापीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर तापक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अति तापीय जो भाग होता है, अधिकांश भाग अति तापीय वर्ग में आता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 5वां, A.R. सुब्रमण्यम और टी श्री मन्ना नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 4, 3, 5 या फिर 2। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर है 3 भागों में। ठीक है ना? A.R. सुब्रमण्यम और टी श्रीमन्ना नारायण, तो इन्होंने 3 भागों में इसको बांटा है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? आइए यहाँ पर हम लिख देते हैं जिससे कि आपको याद रहे। तो ये 3 जो भाग हैं, तो सबसे पहला भाग है अर्ध शुष्क, ठीक है ना? तो 3 जलवायु है ये, अर्ध शुष्क जलवायु, और दूसरी है गर्म शीतोष्ण। गर्म, ये याद रखिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन बन सकते हैं। गर्म शीतोष्ण जलवायु, ठीक है ना? और तीसरी जो है वो है उष्ण कटिबंधीय, ठीक है ना? बंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है? आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। तो ये 3 भागों में इन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु को बांटा है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि स्टैटिक है ये, और इसको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा, और साथ ही साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक विद द डाउट क्लियरिंग। ठीक है ना? फ्री वीकली मॉक टेस्ट, फ्री लाइव क्विज जो कि 20,000 से ज्यादा रहेंगी, और साथ ही साथ में आपको मिलेंगे 20 फ्री लाइव क्विजेस। इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप, और मेरा जो रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा, उसको यूज करें और इस फ्री प्लान को अनलॉक करें। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए एक मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे लाइव मॉक टेस्ट एंड एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ जो भी मॉक टेस्ट हैं उनका, जो कि पिछले महीने ही लाए हुए हैं। और यही नहीं, टॉप 3 जो रैंकर्स होंगे उनको मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के लिए एकदम परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपने प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से अपने बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं। आप अपनी प्रिपरेशन में जहां भी हैं, आपको बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी सब्सक्रिप्शंस के बारे में और इन सभी बैचेस के बारे में। जो भी विद्यार्थी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं, ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेकर आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में, और सब्जेक्ट वाइज जो लाइव एमसीक्यू सीरीज है वो रात में होगी। और साथ ही साथ में आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स और पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, और उसके साथ में आपको मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट विथ लाइव टेस्ट पेपर एनालिसिस ऑन एवरी वीकेंड। यह बैच स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी को, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को पक्की करें। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू का रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन बैच कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज का रिवीजन होगा, और हर क्लास के बाद में आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। यह बैच भी स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से,
तो ज्वाइन करने में बिल्कुल भी देरी ना करें, और इसका जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं, तो मैं आपके लिए फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 19 जनवरी से। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस विथ टॉप एजुकेटर्स, साथ ही साथ आपको मिलेगा पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इस कोर्स का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपने सपने साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आप अपना रिवीजन अपनी स्पीड में चाहते हैं और रिवीजन आपका पहले से चल रहा है, तो आप अपने रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड रिवीजन बैच ज्वाइन करें। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे, जहां आपको आपके पेस के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं और साथ में आपका डाउट भी आप क्लियर कर सकते हैं। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इस बैच को ज्वाइन करें और एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए बस आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना जो गोल है एमपीपीएससी एंड व्यापम चूज करना है, और प्ले प्लस सब्सक्रिप्शन में जाकर आप मन चाहे जो भी कोर्सेस हैं उसमें आप एनरोल करें, और गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको आपको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का फीस में डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, उसको आपको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन से महीने में मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं? नवंबर, जनवरी, दिसंबर या फिर अक्टूबर? तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो सही उत्तर है इसका ए, नवंबर में ये सर्दियां शुरू हो जाती हैं मध्य प्रदेश में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो आंसर ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दोबारा रिपीट हुआ है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा है, ए, बी या सी? क्योंकि डी रिपीट हुआ है, तो इसका सही उत्तर है उत्तर पश्चिम। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र अगर मध्य प्रदेश में कोई है तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। यहाँ पे की सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड होती है, यानी कि 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा रिकॉर्ड होती है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। और सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो कौन सा है? वो है भिंड। यहाँ पे की 55 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये इस तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया का प्रतिशत किस जिले में, यानी कि सबसे अधिक जंगल अगर कहीं पाया जाता है मध्य प्रदेश में तो किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, बालाघाट, श्योपुर, उमरिया या फिर मंडला। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है बालाघाट। मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जो कि दक्षिण में है, जो कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, इसकी बॉर्डर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से छूटती है। ये भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, CG एंड MH, ठीक है ना, महाराष्ट्र दोनों से छूती है इसकी बॉर्डर। ये क्वेश्चंस बनते हैं तो इसको भी आपको याद रखना है। सबसे अधिक फॉरेस्ट अगर कहीं मध्य प्रदेश में पाया जाता है तो बालाघाट में पाया जाता है, ठीक है ना। टोटल मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 53.85% जो फॉरेस्ट है वो मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में पाया जाता है, नंबर 1 पे। और सेकंड नंबर पे जो जिला आता है वो आता है श्योपुर, जहाँ पे की 48.88% फॉरेस्ट पाया जाता है। श्योपुर जो कि बालाघाट किस संभाग में आता है? यह आता है जबलपुर संभाग में आता है, और श्योपुर जो आता है ये चंबल संभाग में आता है, ठीक है ना। तो ये सेकंड नंबर पे आता है श्योपुर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपको ऐसे याद करना है। सेकंड नंबर पर अगर सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया है तो वो
श्योपुर में है, और पहले नंबर पर बालाघाट है, यहाँ पे कि 53.88% जंगल पाया जाता है, फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। ठीक है, और इन दोनों में ही 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना, चंबल राष्ट्रीय उद्यान जो कि चंबल श्योपुर क्षेत्र में आता है, और चंबल यहाँ पर पालपुर कुनो अभ्यारण्य भी है श्योपुर में, और दूसरा जो बालाघाट है यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कान्हा किसली है वो बालाघाट में है। ठीक है ना, तो ये दोनों क्षेत्र में ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? आरक्षित जो वन है वो कुल क्षेत्र का कितना है? ऑप्शन है आपके सामने, 30.71% या फिर 33%, 65% या फिर 2%। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका सही उत्तर है 65%। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 65% जो है वो आरक्षित वन है। ठीक है ना, और आरक्षित वन यानी कि रिजर्व। ठीक है, और संरक्षित वन कौन कितने हैं? अगर इसमें आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में ही इसका आंसर है, संरक्षित वन जो है वो है 33%। जो 33% है ये संरक्षित वन है, और इसमें जो 2% वन है ये अनरिजर्व है, जिससे कि जंगल की वहां से लकड़ियां काटी जा सकती हैं और अन्य काम में उपयोग में ला सकते हैं। यानी कि अनारक्षित वन, अनरिजर्व वन जो है वो 2% है, संरक्षित वन जो है रिजर्व, ठीक है ना, वो है संरक्षित, यानी कि पूरा संरक्षण है यहाँ पे कि जंगल की बिल्कुल कटाई नहीं की जा सकती, वो है 33%, और आरक्षित यानी कि रिजर्व वन जो है वो 65% है। तो ऑल दीज आर पार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपको ऐसे ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ गया, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वानिकी क्षेत्र यानी कि वन क्षेत्र का जो अंश है वो कितना है? 1.11%, 1.81%, 2.29% या फिर 3.02%। तो इसका आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका आंसर है 1.81% का जो हिस्सा है वो वन क्षेत्र से आता है अर्थव्यवस्था में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य यानी कि सबसे अधिक वन का क्षेत्र का वो राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर गोवा है? तो कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कांस्टेबल के पेपर में भी आते हैं, एमपीएसआई में भी आते हैं, पटवारी के पेपर में भी आते हैं, और साथ ही साथ एमपीपीएससी के भी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो पूरे के पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक वन अगर कहीं पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं सबसे हरा भरा प्रदेश मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो वो है 77,522 स्क्वायर किलोमीटर। इतने बड़े क्षेत्र में मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र पाया जाता है, और ये पहले नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, और सेकंड नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड पर आता है छत्तीसगढ़। तो ये तीनों राज्य हैं जिसमें कि वन अधिक पाए जाते हैं। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश जो कि 7 सिस्टर्स में आता है। सबसे पूर्वी राज्य अगर कोई है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में है छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से विभाजित हुआ था 1 नवंबर 2000 को, ठीक है ना, और इसमें ये थर्ड नंबर पे आता है। तो क्लियर है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद करना है, ऐसे ही बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, ठीक है ना। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक भी करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करते चलें, और साथ में स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन साथ में, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे स्टडी कॉन्सेप्ट के अलावा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, पर्यावरण की दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वन का होना आवश्यक है? 23, 27, 33 या फिर 35? तो कौन सा आंसर इसमें से सही है? तो इसका सही आंसर है 33%। 33% जो भूमि है उस पर वन होना बहुत आवश्यक है, यानी कि ये क्या है, ये संरक्षित हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, संरक्षित वन जो होते हैं वो 33% होते हैं, और आरक्षित वन कितने होते हैं? आरक्षित वन ये होते हैं 65%, ठीक है ना, और अनरिजर्व और अनारक्षित वन वो होते हैं 2%। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो इतने क्षेत्र में वन होना बहुत आवश्यक है अगर अपन को अपने लाइफ लाइन को चालू रखना है, कंटिन्यूएशन रखना है, यानी कि अपनी पृथ्वी के अगर फेफड़े हैं कोई तो वो है 33% जो कि वन है, जहां जिससे कि अपन को ऑक्सीजन मिलती है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट, पर्यावरण की दृष्टि से ये
भूमि जो है संरक्षित होती है, पूरी तरीके से संरक्षित है। 33% यहाँ पे कि वन होना बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आ गया 13वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? ठीक है ना, तो वो ऑप्शन है आपके पास में 4, 5, 6 या फिर 7। तो इसका सही उत्तर कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बा 5। ठीक है ना, इनका जो वर्गीकरण किया गया है मध्य प्रदेश में वनों का, वो 5 आधार पर किया गया है। वो 5 आधार कौन कौन से हैं, आइए मैं यहाँ पर आपको लिखकर समझाता हूँ। पहला जो आधार है वो है प्रादेशिक आधार पर, ठीक है ना। और दूसरा जो है वो है भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, ठीक है। तीसरा जो है वो है प्रजाति के आधार पर, कौन कौन सी प्रजाति के यहाँ पर वन पाए जाते हैं, ठीक है, इनको आपको याद करना है, ठीक है ना। और चौथा जो है वो है शासकीय आधार पर, ठीक है। और पांचवा जो है वो है वन विभाग के आधार पर, वन का जो विभाग होता है, जो क्षेत्र होता है, जो अधिकारी होते हैं उसके आधार पर। तो ये 5 भाग हैं, प्रादेशिक आधार, भौगोलिक आधार, प्रजाति का आधार, शासकीय आधार और वन विभाग का आधार। तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आ सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, बा मंडला, बालाघाट, सीधी, सा शिवपुर, शिवपुरी, रतलाम या फिर दा इंदौर, देवास या फिर उज्जैन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आ, ये वाला जो क्षेत्र है सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर, यहाँ पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है ना। और इसके अलावा और भी जिले हैं यहाँ पे कि ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये 3 जिले तो आपके सामने यहाँ पर हैं। इसके अलावा और कौन कौन से जिले हैं? इसके अलावा है पन्ना, पन्ना में पाया जाता है। पन्ना के बाद में छतरपुर, छतरपुर तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है साथ में, ठीक है। उसके बाद में बैतूल, जो बैतूल है, बैतूल में पाया जाता है बैतूल। फिर अगला जिला सिवनी, यहाँ पे की उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इसके अलावा होशंगाबाद, होशंगाबाद। तो ये जितने भी जिले हैं इनमें ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इन सभी वनों से उत्तम प्रकार की, जो कि अच्छे प्रकार की जो इमारती लकड़ियां होती हैं, इमारती लकड़ियां जिससे कि फर्नीचर बनता है, ठीक है ना, और अन्य उपयोग में लाते हैं, वो लकड़ियों का यहाँ से प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इमारती लकड़ियां उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन से मिलती हैं। और ये सभी जिले हैं सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी और होशंगाबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया 15वां, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन के संबंध में सत्य कथन अपने को इसमें ढूंढना है। पहला वाला, ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। या फिर दूसरा, ये इन वनों में साल, सागौन, बांस आदि की बहुलता होती है। या फिर ये वन शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर और इन सभी जिलों में पाए जाते हैं। या फिर ये 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये कूट है, इनमें से चुनना है कि कौन से इन चारों ऑप्शंस में सही है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4 या फिर 1 और 2। तो कौन सा आंसर सही है इसका? तो इसका पहला और दूसरा ये दोनों बिल्कुल सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। इसको आप समझें फिर इस बात में, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, ये जो उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती जो वन है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, वहां पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर साल, सागौन और बांस, यानी कि यहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है, वहीं पे साल, सागौन और बांस के पेड़ की बहुलता होती है, याद रखना। और वो क्षेत्र कौन सा है? जैसे कि मैंने बताया आपको, 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर का क्षेत्र, जो नीचे का विंध्य क्षेत्र जो कहलाता है, विंध्य क्षेत्र जो कहलाता है, वो सबसे ज्यादा बहुलता यहाँ पे 140 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। यानी कि 100 से लेके 140 सेंटीमीटर की यहाँ पे वर्षा होती है, यानी कि यहाँ पर 150 दिया है, तो 140 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा यहाँ पर विंध्य प्रदेश में होती है। तो वहां पर ये पूरे के पूरे साल, सागौन और बांस की बहुलता पाई जाती है। तो यहाँ पर ये
इस ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन का क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल, सागौन, बीजा, सेज, कीकर या फिर सभी? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है सा, कीकर, और साथ में यहाँ पर बबूल। ठीक है ना, ये दोनों जो पेड़ हैं ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में जो बारिश का कितनी औसत में होती है यहाँ पे बारिश? यहाँ पे होती है 25 से लेके 75 सेंटीमीटर की बारिश। अब अंदाजा लगाइए ये सेंटीमीटर की बारिश है, ये कहाँ पे होती है? ये होती है दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र कहलाता है वहां पर ये बारिश का एवरेज होता है 25 से लेके 75 सेंटीमीटर। जैसे, और इसमें जो क्षेत्र आते हैं वो कौन से आते हैं? शिवपुर, शिवपुर के बाद में शिवपुरी, और सभी जिलों के नाम बताऊंगा आपको। रतलाम, ये दक्षिण, ये पश्चिमी क्षेत्र में लगता है पूरा। मंदसौर, ये भी पश्चिमी, दक्षिण, उत्तर पश्चिम, सॉरी, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ये, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र नहीं कहलाता ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है। इसको आपको ऐसे याद रखना है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। मंदसौर जो आता है उत्तर में आता है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। और इसके साथ में टीकमगढ़ जो कि बिल्कुल उत्तर का क्षेत्र कहलाता है, टीकमगढ़। ठीक है ना, तो ये सभी क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पर कीकर और बबूल के पेड़ की बहुत मात्रा पाई जाती है। और ये सब जो कीकर और बबूल हैं ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में सबसे ज्यादा उगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न जिले समूह में सागौन के घने वन पाए जाते हैं। तो कौन से जिलों में यहाँ पे कि सागौन अधिकता में पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, और मैंने आपको इसके बारे में बताया भी है कि ये सागौन, साल, ये सारे जो पेड़ होते हैं इनके लिए बारिश की मात्रा कितनी चाहिए होती है, क्योंकि सबसे अधिक जहाँ बारिश होती है वहीं पर ही ये पेड़ लगते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, मंडला, बालाघाट, सीधी, उमरिया, शिवपुरी, निमाड़, होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जब तक कि आपको ये सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं होगी, क्वेश्चंस में करेक्टनेस यानी कि एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र। ये वो क्षेत्र है यहाँ पे कि 100 से लेके 150 सेंटीमीटर की बारिश होती है, यहाँ पे साल उगता है। ठीक है ना, साल और सागौन के वन जो उगते हैं वो इसी क्षेत्र में उगते हैं। तो सागौन की जो पेड़ होते हैं वो होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी जिले हैं यहाँ पे कि पाए जाते हैं, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। अगर ऑप्शन में आएंगे तो वो भी आप लिखिएगा, जैसे कि सागर है। ठीक है ना, सागर के अलावा बैतूल, जो है, और बैतूल के अलावा यही 5 क्षेत्र हैं। ठीक है ना, होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सागर और बैतूल, यहाँ पे कि सागौन पाए जाते हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा साल के पेड़ कहाँ उगते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। साल कौन कौन से जिले में सबसे अधिक उगते हैं? ठीक है ना, वो है मंडला, मंडला के अलावा बालाघाट और सीधी। ठीक है ना, ये जो जिले हैं यहाँ पर साल के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है ना, साल के वृक्ष, और ये पूरे सागौन के हैं ये। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 19वां, निम्न में से किस प्रकार के वन पर शासन का कठोर नियंत्रण होता है, यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस किस प्रकार के वनों में होती है? आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, या फिर इनमें से ये सभी, इन सभी में होती है। तो बताइए कौन से में होती है सबसे ज्यादा होती है आरक्षित वनों में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। जो आरक्षित होते हैं यानी कि रिजर्व जो वन होते हैं, यहाँ पे कि पूरी तरीके से शासन का कंट्रोल होता है, और ये बिल्कुल कड़े नियमों के साथ, मतलब कि यहाँ पर ना लकड़ी की कटाई हो सकती है, और ना ही यहाँ पर पशुओं को अंदर प्रवेश किया जाता है, यानी कि पशु चारे के लिए, पशु को चरने के लिए यहाँ पर प्रवेश निषेध होता है। ठीक है ना, और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पर नियंत्रण किया जाता है शासन के द्वारा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वन है वो वृक्ष किस प्रजाति के हैं? साल, सागौन, खेर, या फिर धावड़ा? तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? तो सही उत्तर है सागौन। मध्य प्रदेश में अगर कोई एक वृक्ष सबसे अधिक पाया जाता है तो वो सागौन है। सागौन का जो क्षेत्रफल है वो बहुत अधिक है। ठीक है ना, सबसे अधिक जो है सागौन के ही
पेड़ पाए जाते हैं लगभग 27,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इससे अधिक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सागौन के पेड़ पाए जाते हैं, सागौन का वन पाया जाता है। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 27,883 वर्ग किलोमीटर में सागौन के वन पाए जाते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर कौन सा पाया जाता है सागौन के बाद में? वो पाया जाता है साल, ठीक है ना। पहले नंबर पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं तो वो सागौन के हैं, और दूसरे नंबर पर साल पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बार-बार आए हैं इस तरीके से, इसलिए बार-बार मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे क्वेश्चंस याद कर लीजिए। सागौन और साल पर क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे अधिक वन किसके पाए जाते हैं, तो वो हैं सागौन के, और सबसे सेकंड नंबर पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कीट लगने से किस वृक्ष को सबसे बड़ी संख्या में काटा गया था? पिछले समय में कीट लग गई थी, कीड़े लगने के कारण में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में कौन से वृक्ष काटे गए थे? सागौन, यूकेलिप्टिस, साल या फिर खेर के? तो इसका जो सही उत्तर है वो है साल। साल के पेड़ सबसे ज्यादा इसमें कीट लग गई थी, कीड़े लगने के कारण ये पूरे के पूरे खराब हो रहे थे, तो सबसे ज्यादा पेड़ों की कटाई की गई थी साल की। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। लगभग 10 लाख पेड़ जो है काटे गए थे, 10 लाख पेड़ की यहाँ पर कटाई की गई थी। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, बताइए। 1972, 73, 74 या फिर 75 में? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो वो है डी, 1975 में मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट देखी जाए तो 24 जुलाई 1975 में मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना की गई थी, और इसके तहत वनों का संरक्षण, संवर्धन एवं वृद्धि और समुचित उसका दोहन कैसे हो सके, उसके लिए ये वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आ गया 23वां, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है? बालाघाट, जबलपुर, मंडला या फिर सिवनी? तो इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर है जबलपुर। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहां पर है? बालाघाट, मंडला, बैतूल या फिर जबलपुर? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बालाघाट। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र बालाघाट में है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25वां और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहां पर है? इंदौर, भोपाल, रीवा या फिर सतना? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल में स्थित है ये, ठीक है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है ये? IIFM कहां पर है? ये शॉर्ट फॉर्म है, इसी तरीके से इसको याद किया जाता है। तो ये है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ में वीडियो को लाइक करते चलें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि सारे स्टूडेंट, सारे परीक्षार्थी जो कि मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके की तैयारी कर रहे हैं वो सब देख पाएं। और लगातार सीरीज से बने रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको ये पूरे वीडियोस लगातार मिल पाए। ऑल नोटिफिकेशन यानी कि ऑल का जो ऑप्शन है उसको आपको टिक करना है, फिर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि सारे वीडियोज आपको दिख पाएंगे। जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ स्टैटिक जीके पर बना रहा हूँ, मध्य प्रदेश कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसका भी एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, साथ में कंप्यूटर जीके भी है और एमपीपीएससी के भी हर टॉपिक पर मैं वीडियो ला रहा हूँ। तो सारी वीडियोज देखने के लिए आपको ऑल नोटिफिकेशंस पर सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियोज मिलेंगे आपको। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।